नमस्कार, न्यूज नाइट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरेंद्र। राहुल गांधी के सरेंडर वाले बयान पर सियासत गर्मा गई है। बीजेपी ने राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी पर क्या किया है पलटवार, इस खबर पर करेंगे विस्तार से चर्चा। दिखाएंगे खबर भारतीय डेलीगेशन के विदेश दौरे में क्या रहा खास, होगी बात ऑस्ट्रेलियाई उप प्रधानमंत्री के भारत दौरे में किन मुद्दों पर हुई बातचीत, आपको बताएंगे कैसे है पूर्वोत्तर में इस समय हालात। साथ ही साथ इस वक्त की बड़ी खबर से भी, जो कि बेंगलुरु से आ रही है, उससे भी रूबरू कराएंगे क्योंकि आखिर वहां हुई है भगदड़, क्या थी वजह, क्या है इस वक्त के हालात। इन तमाम खबरों पर डालेंगे विस्तार से नजर। इससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। बेंगलुरु में आरसीबी की विक्ट्री परेड से पहले चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर भगदड़, 7 लोगों की मौत की आशंका, कई घायल। प्रधानमंत्री ने जताया दुख। भाजपा ने कहा भीड़ के कुप्रबंधन के कारण मची भगदड़, राज्य सरकार अपनी जिम्मेदारी निभाने में रही असफल। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी का पलटवार, कहा कांग्रेस पार्टी के कारनामे कैलेंडर में है सरेंडर। भाजपा का आरोप, राहुल गांधी ने सेना का किया घोर अपमान। देश में 1 मार्च 2027 से 2 चरणों में होगी जनगणना, जाति की भी होगी गिनती। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और जम्मू कश्मीर तथा हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में अक्टूबर 2026 से होगी जनगणना। 21 जुलाई से 12 अगस्त तक चलेगा संसद का मॉनसून सत्र। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा नियमों के तहत सरकार महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार। ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री रिचर्ड माल्स ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से की मुलाकात। ऑस्ट्रेलिया ने सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत के पूर्ण समर्थन की प्रतिबद्धता को दोहराया। और पूर्वोत्तर भारत में बाढ़ और भूस्खलन से भारी तबाही, युद्ध स्तर पर राहत और बचाव अभियान जारी। सेना और एनडीआरएफ बचाव कार्यों में जुटी, सुरक्षित जगहों पर पहुंचाए गए हजारों लोग। और इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू कराते हैं, जो कि बेंगलुरु से आ रही है। आईपीएल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की शानदार जीत का जश्न एक दुखद हादसे में तब्दील हो गया है। प्रशासन की लापरवाही के चलते बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में होने वाली आरसीबी की विक्ट्री परेड से पहले ही भगदड़ मच गई। जानकारी के मुताबिक स्टेडियम के बाहर भारी भीड़ के बीच मची भगदड़ में 7 लोगों के अभी तक मारे जाने की आशंका जताई जा रही है। वहीं बड़ी संख्या में लोगों के घायल होने की भी खबर सामने आ रही है। यह हादसा तब हुआ जब हजारों की संख्या में भीड़ आरसीबी के 18 साल बाद आईपीएल ट्रॉफी जीतने का जश्न मनाने के लिए स्टेडियम में जाने के लिए उमड़ पड़ी थी। हजारों की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए प्रशासन की ओर से किए जाने वाले बंदोबस्त नदारद नजर आए या कम नजर आए। प्रशासन की लापरवाही का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि भगदड़ में घायल लोगों को अस्पताल ले जाने तक के लिए इंतजाम दिखाई नहीं पड़े। वहां मौजूद लोगों ने घायलों की मदद की। लोगों को घायलों को अपने हाथों में उठाकर ले जाते देखा गया। तो ये अपने आप में आज शाम या दोपहर के आसपास की बड़ी खबर, जो कि बेंगलुरु से चिन्नास्वामी स्टेडियम से आई, जहां पर आरसीबी की विक्ट्री परेड से पहले ही अनियंत्रित भीड़ के बीच भगदड़ की स्थिति बची, जिसमें 7 लोगों के मारे जाने की आशंका जताई जा रही है। और इंतजाम नाकाफी नजर आए, भीड़ बहुत ज्यादा नजर आई और इंतजाम और आयोजकों के बीच जो तालमेल होना चाहिए था वो इस भीड़ के आगे नाकाफी दिखाई पड़ा। तो ये अपने आप में गंभीर मामला और इस वक्त की बड़ी खबर। हालांकि अधिकृत तौर पे पुष्टि होना अभी बाकी है, लेकिन आशंका जताई जा रही है 7 या उससे ज्यादा लोगों की भी इस पूरे भगदड़ में मृत्यु हुई हो सकती है और कई लोगों के घायल होने की खबर तो सामने आ ही रही है। और ये तस्वीरें उस वक्त की जब उस विक्ट्री परेड के लिए लगातार लोग वहां पर पहुंचे हुए थे। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु में हुई भगदड़ में मृतकों और घायलों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी साझा करते हुए लिखा कि वे बेंगलुरु में हुई दुर्घटना बहुत ही दुखद है। इस दुखद घड़ी में मेरी संवेदनाएं उन सभी लोगों के साथ हैं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है। मैं प्रार्थना करता हूं कि जो लोग घायल हुए हैं वे शीघ्र स्वस्थ हों। तो प्रधानमंत्री ने एक तरीके से संवेदना व्यक्त की है और एक ऐसी घटना जो एक तरीके से खुशी के लिए लोग इकट्ठे हुए थे, लेकिन मातम का माहौल बन गया और 7 या उससे ज्यादा लोगों के
मरने की खबर से पूरा बेंगलुरु नहीं बल्कि पूरा देश स्तब्ध नजर आ रहा है और अपने आप में इस भगदड़ को निश्चित तौर से रोका जा सकता था अगर इंतजाम बेहतर रहे होते, लेकिन इंतजामों की कमी के चलते वहां पर ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई कि भगदड़ में कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी। ये आशंका साफ तौर से दिखाई पड़ रही है और इस वक्त कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया पत्रकार वार्ता को संबोधित कर रहे हैं। Stampede has taken place. Nobody has expected so much of crowd will come because the capacity of the stadium is only 35,000 people. Only 35,000 seats are there. But 2 to 3 lakh people have come to participate in the celebration. So that is why, see, ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಹಂಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಪ್ರೇಮ ಪೇಶಿ ಇಟ್ ಲುಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಮೀನ್ ದಟ್ ನಾನು ಖಚಿತವಾಗಿ ಏನು ನಡೆದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳಿಲ್ಲ. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಐ ಆರ್ಡರ್ಡ್ magisterial inquiry and I given 15 days time. Rahul Gandhi has tweeted. Your leader Rahul Gandhi has just tweeted, sir. Every safety protocol for public event must be reviewed by the government and strictly enforced. ಅಂತ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸರ್ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ. ಜಸ್ಟ್ ನಾವು ಸರ್ ನಾನು ನೋಡಿಲ್ಲ, ನಾನು ನೋಡಿಲ್ಲ. ಸರ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಯ್ತಾ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸರ್ ಆರ್ಸಿಬಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುವಂತದ್ದು. ಒಬ್ಬರು ಮಾತಾಡ್ರಿ, ರ್ಯಾಲಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪೊಲೀಸರು ಅನುಮತಿ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ತಾಳಪ್ಪ. ಸರ್ ರ್ಯಾಲಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪೊಲೀಸರು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿರೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಸರ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬೇಡ ಅಂತ ಪೊಲೀಸರು ಹೇಳಿದ್ರು. ಬೆಂಗಳೂರು ಸಿಟಿ ಕಮಿಷನರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಡ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಹೇಳಿದ್ರು. ಯಾರು? ಬೆಂಗಳೂರು ಸಿಟಿ ಕಮಿಷನರ್ ಅವರು. ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರು? ಡಿ ಸಿ ಹೇಳಿದ್ರ ಹಂಗೆ ನಿಮ್ಗೆ? ಅಲ್ಲ, ಮೈಸೂರು ಡಿ ಸಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಡಿ ಸಿ ಹೇಳಿದ್ರ ಹಂಗೆ ನಿಮ್ಗೆ? ಮತ್ತೆ ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರು? ಮತ್ತೆ ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರಿ? तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने सीधे तौर पर इस बात की जानकारी दी है कि करीबन 35,000 की क्षमता थी चिन्नास्वामी स्टेडियम की, जहां पर 2 से 3 लाख लोग एक तरीके से आ गए थे, जिसकी वजह से ये पूरा घटनाक्रम देखने को मिला। वो तमाम बातों का जिक्र कर रहे थे। इस बीच में कर्नाटक की सरकार की ओर से मृतकों के लिए 10 लाख रुपए मुआवजा का घोषणा की भी बात सामने आ रही है और संभवतः जो मुख्यमंत्री उन्होंने इस बात को कन्फर्म भी किया है कि 11 लोगों की मृत्यु की खबर है और इसके अलावा वहां पर 33 लोग घायल हुए हैं, ऐसी खबर भी अपने आप में आ रही है। तो ये अपने आप में दिखाता है कि कितना एक दुखद एक हादसा, जो खुशियों का मनाने के लिए, सेलिब्रेट करने के लिए तमाम बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे, वहां पर मातम में बदल गया, क्योंकि जो प्रशंसक पहुंचे हुए थे बेंगलुरु की टीम की जीत मनाने के लिए चिन्नास्वामी स्टेडियम में, वहां पर भीड़ अनियंत्रित हो गई। 35,000 की क्षमता वाले चिन्नास्वामी स्टेडियम में जितने लोग अंदर थे, कमोवेश खचाखच भरा हुआ था पूरा स्टेडियम, उतनी ही संख्या में, उससे ज़्यादा संख्या में लोग बाहर थे, क्योंकि जो मुख्यमंत्री है वो कह रहा है कि 2 से 3 लाख लोग एक तरीके से मौजूद थे। तो ऐसी स्थिति में उस भीड़ को नियंत्रित करने के लिए राज्य सरकार को इंतजाम करने चाहिए थे। आयोजकों की ओर से कई ऐसी जानकारियों को लेकर भी खबरें सामने आ रही हैं कि क्या कुछ लोगों को टिकट दी गई है, कुछ लोगों को टिकट नहीं दी गई, क्या ये फ्री में एक तरीके से पूरा कार्यक्रम होगा या इसके लिए टिकट खरीदी जाएगी। एक असमंजस तमाम लोगों के बीच मौजूद था। कई लोग रेलिंग पे चढ़ गए, कई लोग पेड़ों पे चढ़ गए, उसके बाद वो चाहते थे किसी तरीके से इस स्टेडियम में अंदर जाना चाहते थे। तो अपने आप में ये दिखाता है किस तरीके से एक असमंजस, गफलत की स्थिति हुई और उसकी वजह से स्टैम्पेड हुआ, यानी कि भगदड़ हुई, जिसकी वजह से तमाम लोगों ने अपनी जान गंवाई और कई लोग घायल भी हुए हैं। इसी बीच में कर्नाटक के बेंगलुरु में आईपीएल में आरसीबी की जीत के जश्न में आयोजित समारोह के दौरान मची भगदड़ में कई लोगों के मारे जाने की आशंका है। कर्नाटक भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वी.वाई. विजेंद्र ने अस्पताल का दौरा किया और घायलों से मुलाकात की है। उन्होंने कहा कि विक्ट्री लैप कार्यक्रम के कोई योजना नहीं बनाई गई थी और इसके लिए जवाबदेही तय होनी चाहिए। State government has to take complete responsibility on this tragedy. When entire nation was celebrating and entire Karnataka was celebrating RCB's victory, without any proper preparedness, state government's urgency to organize victory rally is the cause for this big tragedy.
and state government never bothered about preparedness. Publicity was a major. State government was more interested in publicity rather than the safety level. So this has resulted in the death of more than 11 people, and some more youths. They are still serious. They are inside ICU also. I just spoke to one of the victims. No police was there inside. Ambulance facility was not there. And they themselves were rushed to the hospital, to the Boring Hospital now. So I demand Chief Minister to take up the responsibility, and he should refer the matter for the judicial inquiry, and let Chief Minister decide who has to take up the responsibility. Let Chief Minister decide. But he has to refer the matter to the judicial inquiry. और इस बड़ी और दुखद खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ में हमारे सहयोगी संवाददाता गौरव हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, और साथ ही साथ वरिष्ठ पत्रकार राजा गोपालन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजा गोपालन जी, क्योंकि बहुत दुखद घटना है, लेकिन क्या आपके पास अपडेट है? और अभी तक 11 लोगों की मृत्यु और 33 लोगों के घायल होने की खबर आ रही है। राज्य सरकार की ओर से इसकी पुष्टि की गई है, लेकिन सवाल बहुत गंभीर खड़ा होता है कि आखिर इतनी बड़ी घटना हुई कैसे, तब जबकि आपको पता था लोग आ रहे हैं। आपका क्राउड मैनेजमेंट कहां था? ये गंभीर सवाल खड़ा हो रहा है। राजा गोपालन जी, ये डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जिम्मेवारी लेना चाहिए। चीफ मिनिस्टर, होम मिनिस्टर नहीं है उधर, परमेश्वरा होम मिनिस्टर है। परमेश्वरा साहब ने भी उसको जिम्मेवारी लेना चाहिए। लेकिन जैसे बीजेपी के अध्यक्ष ने अभी बताया थोड़ी देर पहले राघवेंद्र ने, वो सच्चाई है। 11 लाख रुपया जुडिशियल इंक्वायरी आने में चीफ मिनिस्टर अपना जिम्मेवारी से भाग नहीं सकते हैं। लेकिन कांग्रेस सरकार अंदरूनी मामले में झगड़ा करते हैं। डीके शिव कुमार का बीच में, सिद्धरामैया का बीच में, मल्लिकार्जुन खड़गे का बीच में, एंड ऑल्सो परमेश्वरा का बीच में झगड़ा है। लेकिन इसको कोऑर्डिनेशन नहीं है गवर्नमेंट का अंदर। सेकेंड, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, कमिश्नर ऑफ पुलिस बेंगलुरु, उसको जिम्मेवारी लेना चाहिए। लेकिन आखिर में ये कहना चाहता हूं, प्रधानमंत्री का जो अभी बयान आया है, जो ही हैज आल्सो एक्सप्रेस्ड हिज डीप कंडोलेंसेस। 11 लोग, 45 लोग हॉस्पिटल में है। उसमें कितना लोग बचेंगे, कितना लोग बच्चे नहीं बचेंगे पता नहीं है। लेकिन सरकार ने इतना पब्लिसिटी से एक दिन में इतना भीड़ इकट्ठा करना गलत बात है। पुलिस दूर में रोकना चाहिए। चिन्नस्वामी स्टेडियम के सामने उसको आरोप करना गलत किया था। मुझे लगता है इसके ऊपर जुडिशियल इंक्वायरी बैठने के बाद जी चीफ मिनिस्टर जिम्मेवारी लेना चाहिए। चीफ मिनिस्टर आखिर में डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस का बदलना चाहिए, नहीं तो ये पुलिस में अकाउंटेबिलिटी नहीं लगेगा। आने वाले दिन में यूनियन होम मिनिस्टर में अमित शाह साहब ने भी फोन में बात किया है, प्लस होम सेक्रेटरी ने भी बात किया। इससे क्या ऊपर आ रहा है? जिम्मेवारी कौन लेता है? सिद्धरामैया लेता है? नो। लेकिन इसका बीच में राहुल गांधी का क्यों बयान नहीं आया? सब लोग संदेह कर रहे हैं। राहुल गांधी को बयान आना चाहिए। प्रधानमंत्री का आ चुका, क्यों राहुल गांधी बाकी सरेंडर बोलने में शुरू है, लेकिन अभी राहुल गांधी ने चीफ मिनिस्टर के ऊपर सरेंडर हो गया। बिल्कुल, आप महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं सर। जिम्मेदारी तो लेनी पड़ेगी। जो लोग जिम्मेदार लोग हैं, जिनके हाथों में इंतजाम थे, उनको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। वो कोई भी हैं, वो सरकार से जुड़े लोग हैं, पुलिस प्रशासन से जुड़े लोग हैं, स्थानीय जो अधिकारी हैं, उनको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। क्राउड मैनेजमेंट आखिर करना किसको था? गौरव हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गौरव, सवाल ये भी आ रहा है कि जब ये पूछा गया शुरुआत में कि साहब ये आयोजक कौन था, इसको लेकर गफलत थी कि साहब उन्होंने कराया, तो बोले साहब उन्होंने कराया, हमको तो पता ही नहीं था, टिकट किसने दी है, टिकट लेनी भी थी इतनी या फ्री में था। ऐसा तमाम कंफ्यूजन को लेकर भी लगातार शुरुआत में खबरें आती रही हो। शायद इसी वजह से लोग बड़ी संख्या में पहुंचे भी कि आखिर एंट्री कैसे होगी। उस एंट्री को लेकर पूरा एक तरीके से स्टैम्पर्ड देखने को मिला है। आपके पास क्या जानकारी साझा कर सकते हैं गौरव? बिल्कुल आर्यन, और मैं आपको बता दूं कि जब अमूमन इस तरह के जब आयोजन होते हैं तो शायद टिकट जो है वो कहीं पे भी होता इस तरह का नहीं है कि टिकट के कुछ फ्री, एक तरह से कहना चाहिए फ्री एंट्री होती। क्योंकि हमने ये सेम चीज़ जो थी हमने देखा था कि जब भारतीय टीम ने T20 का खिताब जीता था और मुंबई में जब विक्ट्री परेड निकली थी, तो भी काफ़ी संख्या में जो थे वहाँ पर भी क्रिकेट प्रेमी जो थे वो इकट्ठा हो गए थे। लेकिन वहाँ पर मैनेजमेंट था। BCCI ने पहले से ही बोल
बोल रखा था कि यहाँ पे विक्ट्री परेड निकलेगी, बाकायदा इस रूट से निकलेगी, उस रूट को तय किया गया। पुलिस ने बताया कि किस रूट से निकालना ज़्यादा बेहतर होगा क्योंकि भीड़ एक समय पे बहुत ज़्यादा इकट्ठी हो जाती है इस तरह के आयोजन में। और जब स्टेडियम के अंदर जब फंक्शन रखा गया तो उसमें भी ये देखा गया कि कहाँ से जो है वो बस जो है वो किस तरह से रूट को, कौन से रूट से लेकर अंदर लाया जाए, खिलाड़ियों को कौन से रूट से अंदर लेकर लाया जाए ताकि बहुत ज्यादा भीड़ जो है वो खिलाड़ियों के साथ ना आए। तो ये सब तमाम जो संभावनाएं होती हैं उनको पहले देखा जाता है, समझा जाता है, उसके हिसाब से सारी परिस्थितियों का आकलन जो है वो किया जाता है। लेकिन यहां पर अगर देखें तो जिस तरह से विक्ट्री परेड को, हालांकि ये कहा गया कि विक्ट्री परेड को इसीलिए रद्द किया गया क्योंकि तमाम जो बंदोबस्त थे उस हिसाब से नहीं थे। तो जाहिर तौर पर जिस तरह से अब तस्वीरें निकल करके सामने आ रही हैं और जो बातें निकल करके सामने दिख रही हैं वो यहां पर दिखाती हैं कि जो बंदोबस्त था शायद उस हिसाब से नहीं था या फिर कैलकुलेशन में कहीं ना कहीं गड़बड़ी हुई, कहीं ना कहीं एक बड़ी लापरवाही जिसे कहना चाहिए वो लापरवाही जो है कहीं ना कहीं देखने को मिली है। क्योंकि जब आपके चहेते खिलाड़ी, आप सोचिए आरसीबी जिसके साथ करोड़ों फैंस का जो वो है वो एक भावनाएं जो है वो जुड़ी हुई थी और हम सुबह से लगातार यही कह रहे थे कि ये जीत जो थी वो न केवल आरसीबी की भी नहीं थी, विराट कोहली की भी नहीं थी, बल्कि उन फैंस की थी जिन्होंने इतने लंबा समय इंतजार किया। तो जब फैंस के सामने इस तरह के दृश्य आते हैं, कोई भी हो, चाहे भारतीय टीम जीते, चाहे कोई आईपीएल का खिताब जीते या किस तरह का भी हो, तो एक जन सैलाब जो होता है वो हमेशा टीम के साथ रहता है और उस समय पर उसको काबू करने के लिए आपको तमाम तरीके के एक बंदोबस्त जो है वो बंदोबस्त करने पड़ते हैं और वो तरीके से नाकाफी और नदारत नजर आए। राजगोपालन जी, आपको लगता है कि जीत के जश्न को कैश करने में, इन कैश करने में शायद ज्यादा मशगूल थी या बिजी थी मौजूदा राज्य सरकार और शायद इस इंतजामों के प्रति उनका ध्यान कम था? क्योंकि विधानसभा के समय भी जब यहाँ पे उससे पहले जब ऑर्गेनाइजेशन हुआ, कार्यक्रम हुआ, वहां पर भी बहुत ज्यादा भीड़ थी। उसी समय क्या चेत जाना चाहिए था, समझ जाना चाहिए था इतनी भीड़ है तो क्यों ना कार्यक्रम को निरस्त कर दिया जाए या कुछ और इस प्रकार की व्यवस्था की जाए। लेकिन शायद उस बात को कैश करने की होड़ राज्य सरकार में ज्यादा दिखाई पड़ रही थी। राज्य सरकार ने गलती किया है, जैसे आपको करस्पॉन्डेंट ने अभी बताया। जिम्मेवारी कौन लेने है? जिम्मेवारी लेने के लिए कोई लोग दूर जाते हैं, निकल जाते हैं। डीके शिव कुमार ने अलग कह रहे, चीफ मिनिस्टर ने अलग कह रहे। चीफ मिनिस्टर ने उनको 11 लाख रुपया 10 लाख रुपया देने में ये जिंदगी वापस आ जाएगा क्या? नो, मुझे लगता है भैया आने वाले दिन में चीफ मिनिस्टर के ऊपर दबाव पड़ेगा। इस दुर्घटना को रख करके उधर राजनीतिक खेल शुरू हो जाएगा क्योंकि सिद्धरामैया छोड़ेगा नहीं है, डीके शिव कुमार छोड़ेगा नहीं है। दोनों को बीच में इतना पब्लिसिटी है, आरसीबी जीतने का, बंगलुरु जीतने के लिए इतना पब्लिसिटी देने के लिए क्यों अपना अंदर ही मामला झगड़ा है उसको पर्दा डालने के लिए कर रहे क्या? नो, इसीलिए तो बीजेपी का अध्यक्ष ने भी बोला, कांग्रेस में कोई लोग है वो लोग भी डिमांड करते हैं इसका जिम्मेवारी चीफ मिनिस्टर लेना है क्योंकि होम मिनिस्टर नहीं है चीफ मिनिस्टर, होम मिनिस्टर तो परमेश्वर है। आने वाले दिन में इसको भी दखलंदाजी नहीं कर सकते हैं। जो जुडिशियल इंक्वायरी रिपोर्ट आएगी उसमें पुलिस का जिम्मेवारी चढ़ना पड़ेगा। जो उसमें सीआरपीएफ, बीएसएफ तैनात है उधर, उसको क्यों नहीं लिया है? नहीं तो आर्मी को भी ले सकते थे। शॉर्ट नोटिस में कल रात को जीता है, आज रात को उन्होंने सेलिब्रेट करना तो छोटा जगह करना चाहिए था। बिल्कुल, बहुत से इंतजाम हो सकते थे अगर इस ओर ध्यान दिया जाता। लेकिन क्या एक आपसी असमंजस या कहा जाए जिस प्रकार की खींचातानी का जिक्र आप कर रहे हैं वो भी था। और सबसे दुखद तो ये था कि जिस वक्त स्टेडियम के बाहर भगदड़ में लोगों की सांसें टूट रही थी उस वक्त अंदर जश्न चल रहा था। ये असंवेदनशीलता भी दिखाती है कि आखिर किस प्रकार से जश्न का माहौल सरकार के ऊपर हावी था बजाय इसके कि वो इंतजाम बेहतर से कर पाते। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। राजा गोपालन जी, आपका भी गौरव, आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर विस्तार से बात करने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, बहुत जल्द हाजिर होते हैं। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। Do you feel conscious while smiling? Say goodbye to your worries because an orthodontist can help you feel confident. Be it a child, a teenager, or even a working professional, braces and aligners can help you get that stunning smile. Consult your nearest orthodontist. To learn more, visit the Indian Orthodontic Society's website, bracesspecialists.com. एक कपिला, अरे भाई सब एक ही जैसा होता है। ये लो साधारण पशु आहार।
इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा, तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से भरपूर भी होगा। और ये सच जानते हुए चंद पैसों के लिए तुम देश का भरोसा तोड़ दो। माफ कीजिए। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। Do you feel conscious while smiling? Say goodbye to your worries because an orthodontist can help you feel confident. Be it a child, a teenager, or even a working professional, braces and aligners can help you get that stunning smile. Consult your nearest orthodontist. To learn more, visit the Indian Orthodontic Society's website, bracesspecialists.com. राहुल गांधी ने कल मध्य प्रदेश में सरेंडर करने को लेकर जो बयान दिया था, उस मुद्दे पर सियासत गरमा गई है। बीजेपी ने राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को जमकर घेरा और आरोप लगाया है कि राहुल गांधी ने सेना का अपमान किया है। बीजेपी ने कांग्रेस पार्टी के द्वारा बीते 7 दशकों में किए गए सरेंडर के कैलेंडर जारी करके आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा देश हित से समझौता किया है। राहुल गांधी के बयान पर भाजपा का पलटवार। राहुल गांधी ने किया सेना का घोर अपमान। जो पाकिस्तान ने नहीं कहा, वो राहुल गांधी ने कहा। कांग्रेस पार्टी के कारनामे कैलेंडर में सरेंडर हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के सरेंडर वाले बयान पर सियासत गरमा गई है। कांग्रेस जहां इसे प्रधानमंत्री मोदी की विदेश नीति पर सवाल बता रही है, वहीं भाजपा इसे सीधे सेना का अपमान करार दे रही है। भाजपा सांसद और प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने राहुल गांधी पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि उनके बयान देश के स्वाभिमान और सेना के शौर्य के खिलाफ हैं। एक हिंदी में कहावत होती है, नया मुल्ला प्याज ज्यादा खाता है, मगर यहां गैर मुल्ला इस कदर प्याज खाने में लगा हुआ है कि उसे लग ही नहीं रहा है कि यह देश के स्वाभिमान और सेना के शौर्य और सेना का कितना भीषण अपमान कर रहा है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी का बयान किसी राजनीतिक आलोचना की सीमा को पार कर पाकिस्तान के नैरेटिव से भी आगे निकल गया है। पहली बार राहुल गांधी जी ने ऐसा बयान दिया है जो पाकिस्तान के सेना प्रमुख ने भी नहीं बोला, पाकिस्तान के किसी आतंकी संगठन ने भी नहीं बोला, मौलाना मसूद अजहर ने भी नहीं बोला और हाफिज सईद ने भी नहीं बोला। अभी तक तो आप पाकिस्तान के लोगों को, पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तान के आतंकी संगठनों को कवर फायर देते थे, अब उनके सिरमौर भरने की कोशिश कर रहे हैं। सुधांशु त्रिवेदी ने यह भी कहा कि राहुल गांधी सेना के ऑपरेशन सिंदूर जैसी उपलब्धि की तुलना आत्मसमर्पण से करके यह दिखा रहे हैं कि उन्हें देश की सुरक्षा और सशस्त्र बलों की भावना का कोई सम्मान नहीं है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी निहायत ही ओछी, स्तरहीन बातें कर कर यह विश्व को बता रहे हैं कि नेता प्रतिपक्ष का पद पाने के बाद भी उनके अंदर गंभीरता और नेता प्रतिपक्ष की परिपक्वता का घोर अभाव है। उन्होंने जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का विवरण दिया है, उसको सरेंडर से तुलना करना यह दर्शाता है कि यह मानसिकता कितनी रोगी और कितनी खतरनाक हो चुकी है। वहीं भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि सरेंडर करना कांग्रेस का इतिहास रहा है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, राहुल गांधी सरेंडर आप करते होंगे, आपकी पार्टी ने किया होगा, आपके नेताओं ने सरेंडर किया होगा, क्योंकि आपका इतिहास ही ऐसा रहा है। लेकिन भारत कभी सरेंडर नहीं करता। सरेंडर आपकी पार्टी कांग्रेस की डिक्शनरी में है, आपके डीएनए में है। भाजपा का यह बयान राहुल गांधी की उस टिप्पणी के बाद आया जिसमें उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप के दावे का हवाला देते हुए प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा था। ट्रंप ने दावा किया था कि उन्होंने व्यापार के नाम पर भारत और चीन के बीच युद्ध रुकवाया था।
इसी संदर्भ में राहुल गांधी ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरेंडर मोदी बन गए हैं। इस बयानबाजी से वार पलटवार का दौर चल रहा है। जहां कांग्रेस इसे एक साहसी सवाल बता रही है, तो वहीं भाजपा इसे राष्ट्र विरोधी मानसिकता बता रही है। शैलेंद्र मिश्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो राहुल गांधी के बयान के बाद बीजेपी बुरी तरीके से हमलावर है और कांग्रेस पर दशकों से देश के साथ समझौता करने और सरेंडर करने का आरोप लगाया। क्या कुछ बड़े एक तरीके से आरोप बीजेपी ने लगाए हैं, आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। राहुल गांधी के बयान को लेकर बीजेपी ने कहा है, और उन्होंने अमेरिका में 2023 में भारतीय लोकतंत्र को बचाने की बात कही थी कि भारत में लोकतंत्र खतरे में है, यानी देश के विरोध में विदेशी सरजमी पे एक ऐसा बयान दिया था जो कि सच्चाई में कहीं पे है ही नहीं। लोकतंत्र के खतरे का उन्होंने जिक्र किया था। इसी तरीके से अगले तथ्य की अगर बात की जाए तो किस प्रकार से बीजेपी लगातार घेर रही। 2011 में राहुल का बयान आया था कि आतंकवाद को रोकना असंभव है। 26/11 के बाद की अगर बात की जाए, जो 2008 का हमला था, उसके बाद राहुल गांधी की उस समय यूपीए की सरकार थी और आतंकवाद को रोकना असंभव कहना यानी आतंक के आगे सरेंडर करने जैसा था। इसी तरह 2011 में राहुल का बयान था कि आतंकवाद के सामने घुटने टेकने की भाषा एक तरीके से उन्होंने बोली थी। ये उसी बयान का जिक्र कर रहा है। अगले तथ्यों पर जल्दी से आते हैं और आपको बताया किस प्रकार से शर्म अल शेख में उस वक्त प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का जो बयान आया था वो भी अपने आप में देश को नीचा दिखाने जैसा ही था, क्योंकि 2009 में शर्म अल शेख में भारत पाकिस्तान के बीच बातचीत हुई। उस समय क्या कुछ तय हुआ आपको बताता है जल्दी से अगले तथ्य में कि कंपोजिट डायलॉग जारी रखने का फैसला हुआ, यानी कि 2008 में हमले के बाद भी, आतंकवाद के बाद भी उस समय की कांग्रेस सरकार ने यह तय किया कि साहब बातचीत जारी रहेगी। और बलूचिस्तान का भी उस समय जिक्र हुआ था जो कि भारत कभी नहीं स्वीकारता, इस प्रकार की बात को एजेंडे में लाने को लेकर। और 26/11 के बाद पाकिस्तान से दबाव कम करने की रणनीति के तौर पर भारत की ओर से इस कदम को देखा गया कि आपने अगर बातचीत को जारी रखने की बात कर दी, भले ही आतंकवाद पैरेलल चलता रहे, इसका मतलब आप पाकिस्तान को एक एडवांटेज देते हुए दिखाई पड़ते। तो ये एक तरीके से गंभीर आरोप था शर्म अल शेख की पूरे घटना के बाद में। पाकिस्तान को मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा भी कांग्रेस की सरकार में दिया गया। 1996 में कांग्रेस सरकार ने पाकिस्तान को दिया मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा। यह व्यापारिक गतिविधियां बढ़ाने के लिहाज से होता है। अगर एक तरफ से आतंकवाद चल रहा है और आप व्यापार बढ़ाने की बात करते हैं, अगले तथ्यों में उसका भी जल्दी से जिक्र करते हैं, वो दिखाते हैं कि आतंकवाद के बाद भी व्यापार को बढ़ाने पर जोर दिखाई पड़ा उस वक्त की सरकार के द्वारा कि पाकिस्तान आतंकी भी भेज रहा है लेकिन व्यापार गतिविधियां बढ़ाते रहिए। तो एक तरीके से सरेंडर था। अगले तथ्य की वो बात करते हुए आपको बताते हैं कि पाकिस्तान के सामने जो कि इंदिरा गांधी 1971 में भारत ने पाकिस्तान से युद्ध जीता एक तरीके से, जब बांग्लादेश अलग हुआ था। पाकिस्तान से जीतने के बाद भी भारत ने पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर पीओके वापस नहीं लिया था। उस वक्त ऐसी स्थिति थी, हम भारत मजबूती की स्थिति में था और उस वक्त 93,000 पाकिस्तान के सैनिक युद्धबंदी के तौर पे भारत के पास मौजूद थे। हमने उनको वापस किया और उस स्थिति का एडवांटेज नहीं लिया, पीओके भी नहीं लिया और कोई फायदा एक तरीके से उस स्थिति का नहीं उठाया। इसी प्रकार से ताशकंद समझौता और हाजीपुर दर्रा ना लेना भी एक सरेंडर के समान था। 1965 भारत पाकिस्तान युद्ध में भारत लाहौर से 20 किलोमीटर दूर रह गया था, महज इतनी दूरी रह गई थी। उसके बाद भी क्या हुआ, भारत ने हाजीपुर दर्रा और अन्य जीते हुए क्षेत्र को पाकिस्तान को वापस कर दिया, बातचीत के बाद वापस कर दिया। उस स्थिति का एडवांटेज नहीं उठाया और हमने किसी प्रकार की ऐसी स्थिति नहीं की जिससे कि हम मजबूती से आ सकते। ताशकंद समझौता जो 1966 में हुआ उसमें भारत ने जीते हुए क्षेत्र को भी वापस किया। तो यह दिखाता है किस प्रकार से भारत लगातार बीते तमाम दशकों में इस प्रकार की स्थितियों से सरेंडर की ही स्थिति में दिखाई पड़ता रहा। अक्साई चीन का मामला भी अपने आप में सरेंडर के तौर पर, और बीजेपी सीधे तौर पर कहती है कि 1962 में भारत चीन युद्ध में भारत को जब तरीके से हार मिली थी, उसके बाद क्या कुछ हुआ था, भारत ने अक्साई चीन को चीन के हवाले कर दिया। बहुत बड़ी संख्या में उस वक्त चीन उस तमाम क्षेत्र पर कब्जा करके बैठ गया जो कि अक्साई चीन का हिस्सा था, भारत का हिस्सा हुआ करता था, और उस पर एक तरीके से चीन कब्जा करके बैठ गया। 1962 के लिहाज से अगर देखा जाए तो ये बड़ी एक स्थिति थी भारत के लिहाज से सरेंडर करने की। नेहरू का कैनेडी को पत्र भी 1962 का, वो भी अपने आप में बहुत चर्चा में है कि नेहरू ने अमेरिका के राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी को पत्र लिखा था। उन्होंने उस पत्र में क्या लिखा था, उन्होंने चीन के खिलाफ अमेरिका से मांगी सैन्य सहायता थी और खुले पत्र के माध्यम से उन्होंने एक तरीके से जब उसका जिक्र बात में निकल के आया तो ये साफ तौर से था कि भारत ने अपनी सैन्य क्षमताओं पर भरोसा ना करके अमेरिका से मदद मांगी थी, बॉम्बर, पायलट और सैन्य मदद एक तरीके से उस वक्त प्रधानमंत्री नेहरू ने अमेरिका के राष्ट्रपति कैनेडी से मांगी थी खत लिखकर। तो ये दिखाता है कि उस वक्त हमने अपनी क्षमताओं पर भरोसा ना करके हम किस तरीके से सरेंडर नजर आ रहे थे। 1960 में सिंधु जल
समझौता जो अभी निलंबित कर दिया गया, उसका भी जिक्र आता है। भारत ने अपने हिस्से का 80% पानी पाकिस्तान को दे दिया। उस वक्त जो विश्व बैंक की मध्यस्थता में समझौता हुआ था वो भी भारत के हक में उसको नहीं कराया गया। सिंधु जल समझौता भारत के लिए लाभकारी नहीं था। जिस प्रकार की शर्तें, नियम को माना गया उस समझौते के तहत, वो भारत के लिए किसी प्रकार की स्थिति में तब से लेकर आज तक लाभकारी नहीं, और हम ज्यादा पानी पाकिस्तान को देते हुए दिखाई पड़ते हैं। पीओके पर पाकिस्तान को दे देना एक तरीके, 1948 में कश्मीर युद्ध के दौरान पीओके पाक को सौंप दिया गया। यह भी अपने आप में उस वक्त की एक बड़ी रणनीतिक भूल के तौर पर कहलाता है। नेहरू यूएन में युद्ध विराम के लिए चले गए और पाकिस्तान ने कब्जाया पीओके, क्योंकि जब आप युद्ध की स्थिति में और यूएन चले गए तो जैसी स्थिति थी उसके आधार पर वो फैसला हो गया, जो जहां था बैठा रह गया। पाक अधिकृत कश्मीर में पाकिस्तान कब्जा करके बैठ गया। ये एक बड़ी भूल के तौर पे माना जाता है, सरेंडर के तौर पे माना जाता है कि उस वक्त प्रधानमंत्री नेहरू को यूएन नहीं आना चाहिए था। जिन्ना के सामने भी झुके थे जब देश आजाद हो रहा था, बंटवारा हुआ 1947 में। जिन्ना के सामने झुके नेहरू। ये सीधे तौर पे आरोप लगाती है बीजेपी और कहती है कि इस प्रकार से जिन्ना के सामने कमजोर पड़े नेहरू और 1/3 देश एक तरीके से दे दिया। जो बंटवारा हुआ, अगर उस वक्त के तमाम हालातों को ध्यान में रखा जाता तो शायद ऐसी बंटवारे की स्थिति नहीं आती, लेकिन उस समय भी एक प्रकार का मौका एक तरीके से देखा गया। तो इस प्रकार का तमाम आरोप कांग्रेस पर लगे। इस विषय पर हम विस्तार से चर्चा भी करेंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग आईडी नोट करें। एसएमएस या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। सीपी ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। Do you feel conscious while smiling? Say goodbye to your worries because an orthodontist can help you feel confident. Be it a child, a teenager, or even a working professional, braces and aligners can help you get that stunning smile. Consult your nearest orthodontist. To learn more, visit the Indian Orthodontic Society's website, bracesspecialists.com. और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। और ब्रेक से पहले हम खबर दिखा रहे थे किस प्रकार से राहुल गांधी के बयान को लेकर सियासत गरमार गई। इसी पे हम करेंगे चर्चा। इससे जुड़ा है हमारा विशेष शौर्य का सम्मान बनाम सरेंडर की राजनीति। ये अपने आप में मसला गरमा गया है। इस विषय पे बात करने के लिए खास मेहमानों का पैनल मेरे साथ मौजूद है। डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा हैं, जो कि प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। विजय कौशिक हैं, नेता कांग्रेस पार्टी के। इसके अलावा वरिष्ठ पत्रकार समीर चौगांवकर जी। आप तीनों को बहुत बहुत स्वागत है। विजय कौशिक जी, सवाल यही कि जो बात पाकिस्तान भी नहीं कह रहा है वो बात राहुल गांधी कह रहे हैं कि साहब सरेंडर कर दिया, इससे तो मनोबल टूटता है, सेना का अपमान होता है। क्यों ऐसे बयान देते हैं आपके सबसे बड़े नेता? देखिए, सबसे पहले तो राहुल गांधी जी ने ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा कि भी सेना ने कोई सरेंडर कर दिया। उन्होंने उस संदर्भ का हवाला दिया जो कि ट्रंप ने कहा कि भी मैंने व्यापार युद्ध की धमकी देकर, टैरिफ कार्ड की धमकी देकर ये युद्ध रुकवा दिया। उस संदर्भ में कहा कि ट्रंप ने फोन किया और मोदी जी ने उनकी बात मान ली, ये एक तरीके से सरेंडर है। दरअसल राहुल गांधी जी सीधे, शरीफ और सच्चे व्यक्ति हैं। अपने पिता राजीव गांधी जी की तरह हैं, जिन्होंने उस समय स्वीकार किया था कि वो जो रुपया भेजते हैं उसका मात्र 15% ही जनता तक पहुंचता है। ये बातें कहने के लिए हिम्मत चाहिए। इसी तरह राहुल गांधी जी आज जो बातें कह रहे हैं उन्हें कहने के लिए हिम्मत चाहिए। जैसे राजीव जी ने तो वो बात कही जो देश की सच्चाई थी। सर, राजीव जी ने तो वो बात कही जो देश की सच्चाई थी कि उस पर भ्रष्टाचार बहुत तरीके से नासूर बना हुआ था। लेकिन राहुल जी तो वो बात कह रहे हैं जो पाकिस्तान को मुफीद लगती है। मतलब देश ने सरेंडर कर दिया, ये तो कहना एक तरीके से पाकिस्तान भी नहीं कह रहा कि साहब सरेंडर हुआ। वो तो तब भी कह रहा है कि साहब लड़ाई दंगा चल रहा है, हमला इधर से हुआ उधर से हुआ। वो सरेंडर का शब्द वो तो इस्तेमाल नहीं कर रहा। सर सुनिए, मैं फिर कह रहा हूं कि राहुल गांधी जी के शब्दों को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत कर रही है भाजपा। उनके कहने का बिल्कुल भी अर्थ नहीं। ठीक है कौशल जी, आप लोग तोड़ मरोड़ के शब्दों को पेश कर रहे हैं और राहुल जी ने ऐसा कहा ही नहीं। कौशल कांत जी, उदाहरण ले लीजिए। ठीक है, मैं आता हूँ विजय जी, आता हूँ आपके पास में, आता हूँ आपके पास में। कौशल जी, जैसा कि हमारे
कांग्रेस के मित्र ने बोल ही दिया कि राहुल गांधी जी में बचपना बहुत है, तो उन पे फिट बैठता है कि उम्र 55 की और दिमाग अभी भी बचपन का। इसीलिए उनको देश पप्पू कहता था, इनको बड़ा बुरा लगता था। इसी से पता चलता है कि समस्या क्या है कि जब तक राहुल गांधी थे या जब तक राहुल गांधी कांग्रेस के शहजादे थे तब तक कोई समस्या नहीं थी। समस्या तब होती है जब वो आज लोकसभा में अपोजिशन के लीडर है। एक अपोजिशन का लीडर जब सेना के शौर्य, जिसको कि पूरा विश्व मान रहा है, पूरी ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है और उसको एक जीत की तरह मनाया जा रहा है, उसमें इस तरह की बात करना यही बताता है कि राहुल गांधी इस लायक नहीं है कि उनको लेकिन कौशल जी वो ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी ने सेना को लेकर कहा ही नहीं, वो तो प्रधानमंत्री को लेकर कह रहे थे। वो कह रहे हैं कि साहब आप तोड़ मरोड़ के अपने हिसाब से सुविधानुसार उसको बात रख रहे हैं आप आगे। अच्छा, मुझे सिर्फ ये बता दीजिए, जब 72 में युद्ध हुआ था और भारत पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे, युद्ध के मैदान में गई थी क्या? श्रेय दिया है ना कि इंदिरा जी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े में बांटा, तो श्रेय किसको जाता है? इंदिरा गांधी को जाता है। तो इस तरह से देश की सेना को ही तो ये आरोपित कर रहे हैं, देश को ही तो ये कह रहे सरेंडर कर दिया। और आपने जो लिस्ट बनाई, मैं उसमें 2-4 चीजें और जोड़ना चाहता हूं। कांग्रेस तो शुरू से ही सरेंडर के मोड में रही है। जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी तो ह्यूम के साथ सरेंडर किया था। उसके बाद जब याद है आपको, आपने आजादी के बाद पहले बता देता हूं इनका इतिहास, इनके डीएनए में ही सरेंडर है। इन्होंने आजादी के आंदोलन के नाम पे टर्की के खलीफा की गोद में बैठने के सरेंडर किया था और कैलिफेट आंदोलन को खिलाफत आंदोलन बना करके देश के सामने रखा था। दूसरा, मालाबार का दंगा हुआ, दंगाइयों के सामने इन्होंने सरेंडर किया। उसके बाद सत्ता के लिए इन्होंने डायरेक्ट एक्शन डे वाले दिन सरेंडर किया। उसके बाद नोआखली के दंगाइयों के सामने सरेंडर किया। उसके बाद कांग्रेस ने सरेंडर इस तरह से किया कि सत्ता की लालच में भारत के 2 टुकड़े करा करके सरेंडर कर दिया। तो कांग्रेस के डीएनए और कैरेक्टर में ही सरेंडर है। ये केवल इन्हें सत्ता चाहिए, इन्हें देश नहीं। समीर जी सवाल ये है कि क्या राहुल गांधी ने सच में वो कहा जो बीजेपी कह रही है कि साहब सेना का अपमान है, या फिर अपने हिसाब से इसको ट्विस्ट देने की कोशिश की जा रही है? समीर जी देखिए, मुझे लगता है राहुल गांधी ने जो बयान दिया है भोपाल में, मध्य प्रदेश की राजधानी में, मुझे लगता है वो राजनीति से प्रेरित है और निश्चित रूप से उन्होंने इसको राजनीति में देखकर दिया होगा। देखिए, राजनीति सभी करेंगे, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस, सब इसमें अपना राजनीतिक हित साधने की कोशिश करेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर हुआ है और सेना का जो शौर्य पराक्रम था, उसे कांग्रेस को स्वीकार करना चाहिए था। और अब आपको अगर राजनीति करना है, सरकार से प्रश्न पूछना है, तो अभी शीतकालीन मानसून सत्र आने वाला है जुलाई में। मानसून सत्र में आप सरकार से प्रश्न पूछिए, सरकार उसका जवाब देगी। तो मुझे लगता है कि अभी जब सत्र आने वाला है, उसके पहले आप इस तरीके से बयान देके सेना का मनोबल तोड़ने का काम कर रहे हो। जो अभी विदेश का अभी प्रतिनिधिमंडल अपना विदेश गया था, उसके में आप उस तरह का जिक्र जो करते हो कि आतंकवादी भी बाहर घूम रहे हैं और प्रतिनिधिमंडल में जो गए सांसद वो भी घूम रहे हैं। जो सलमान जयराम रमेश का जो बयान आया था कि आतंकी भी घूम रहे हैं और सांसद भी घूम रहे हैं, तो इस तरीके से अगर आप बयान दोगे कि आपकी नजरों में आपके जो प्रतिनिधिमंडल भारत सरकार के गए हैं, जिसमें विपक्ष के भी नेता सरकार के भी है, आप एक ही तराजू पे आतंकवादियों को भी रखते हो और एक ही तराजू पर देश के जो प्रतिनिधिमंडल गया है, जो देश के शोरों को बता रहा है, पाकिस्तान के प्रायोजित आतंकवाद को बता रहा है, उसको भी आप उसी तराजू पे रखते हो। तो मुझे लगता है यह कांग्रेस की मानसिकता बता दी कि वो किस तरीके से इस मामले में देश के साथ, सरकार के साथ खड़ा है। और कांग्रेस ने तो भाई, इंदिरा गांधी ने जिस तरीके से युद्ध लड़ा, जवाहरलाल नेहरू ने लड़ा, चीन में जब हारे थे, तो उनको पता है कि अपने पड़ोसी की फितरत क्या रही है। ऐसे समय उन्हें देश की सरकार के साथ रहना चाहिए था। राजनीति करने के लिए बहुत समय मिलता है, ऐसे समय कम आता है जब आपको देश की सेना के साथ, देश की सरकार के साथ खड़े रहना है, आपको राजनीति करना है। तो अभी मानसून सत्र आ रहा है, तब अगर राहुल गांधी राजनीति करते हैं, फिर प्रधानमंत्री मोदी पे हमला करते हैं, सरकार पे हमला करते हैं, रक्षाबंधन से प्रश्न पूछते हैं, तो मुझे लगता है वो ज्यादा वाजिब था कि लोकसभा के अंदर विपक्ष के नेता का काम है सरकार से प्रश्न पूछना, सरकार का जवाब देना। लेकिन इस तरीके से बोलना मुझे लगता है ये ठीक नहीं था। बिल्कुल, ये थोड़ा ठीक नहीं है। विजय कौशिक जी, सवाल यही उठता है कि कांग्रेस में एक कंफ्यूजन दिखाई पड़ रहा है ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, क्योंकि जब ऑल पार्टी मीटिंग हुई उसमें जानकारी दी गई तो सीधे तौर पे कहा गया कि नहीं साहब, सरकार के साथ कांग्रेस खड़ी है। ऑल पार्टी डेलीगेशन जाने की बात आई तो फिर विरोधाभास दिखाई पड़ा। फिर तमाम कांग्रेस के नेताओं के ऐसे ऐसे बयान आए जो देश विरोधी बयान थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी कहती रही नहीं साहब हम सरकार के साथ हैं। एक बार फिर वही होता दिखाई पड़ रहा। अब तो टॉप लीडर के द्वारा इस प्रकार का बयान आता है, यानी कि एक कंफ्यूजन दिखाई पड़ रहा है कांग्रेस में। विजय जी देखिए, एक कंफ्यूजन खुद मोदी सरकार द्वारा पैदा कराया गया है, जिसमें हमारी पार्टी फंस गई, इसमें कोई शक नहीं है मुझे किसी भी तरह का। मुझे बता दीजिए, मोदी जी ने कुछ कहा, सेनाध्यक्ष ने कुछ कहा, अभी सीडीएस साहब कुछ और कहकर आए हैं।
तो आप अलग अलग बयान देखेंगे तो सवाल उठने लाजमी है। और राहुल गांधी जी इतने भले व्यक्ति हैं कि जो अपनी पार्टी के लिए ये कह सकते हैं कि हमारी पार्टी में 3 तरह के घोड़े हैं, एक लंगड़े घोड़े हैं, एक बारात वाले घोड़े हैं, एक रेस वाले घोड़े हैं। मैं दावा करता हूं दुनिया में कोई व्यक्ति, कोई राजनीतिक व्यक्ति इस तरह की बात अपनी पार्टी के लिए नहीं कर सकता। लेकिन राहुल गांधी जी सच्चे और ईमानदार हैं, इसलिए उन्होंने अपनी पार्टी की कमी स्वीकारी। लंगड़े घोड़े कौन है? लंगड़े घोड़े वो हैं जो कई बार सांसद रहे, मंत्री रहे, कई बार की पेंशन ले रहे, लेकिन पार्टी की मजबूती के लिए 1 रुपया नहीं खर्च करते। लेकिन विजय जी जो पार्टी में आप जो बात कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है। हल मनसाहत का ये जवाब था जो आपने कहा कि 3 प्रकार के घोड़े वाला, आप बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं। आप ही की बात को आगे बढ़ा रहा हूं, लेकिन ये कह रहा हूं लीडरशिप का काम ही ये होता है कि जो जिसकी जिम्मेदारी अकॉर्डिंगली उसको फिट करते रहिए। अब अगर कोई रेस वाला घोड़ा बारात में जा रहा है, बारात वाला लंगड़े के साथ जा रहा है, तो इसको ही तो ठीक करना लीडरशिप का काम होता है। तो क्या आपकी लीडरशिप वहां पे फेल हो रही है क्या? देखिए, राहुल गांधी जी अकेले रेस के घोड़े हैं और जो बारात के घोड़े हैं वो उनके इर्द गिर्द उन्हें घेर कर खड़े हैं। जब पूरे देश में राहुल गांधी जी ने भ्रमण किया था तो राहुल गांधी जी अकेले सबसे आगे दौड़ रहे थे, बाकी उनसे पीछे थे। राहुल गांधी जी टी-शर्ट में थे और बाकी सब नेताओं कार्यकर्ताओं को ठंड लग रही थी। तो ये तो तय है, रेस का घोड़ा अगर कोई कांग्रेस में है तो वो राहुल गांधी जी हैं। और जो उनके इर्द गिर्द जो तमाम तरह के मेडल लटकाकर पदों के घूम रहे हैं वो सब बारात वाले घोड़े हैं जिनके ऊपर चमड़ी और दमड़ी के आरोप लगते हैं कि चमड़ी और दमड़ी के आधार पर। कौशल जी, सवाल ये है कि जब इतनी बलमनसाहत में अपनी पार्टी के लिए भी बात कह देते हैं तो फिर आप उनके तथ्यों को तोड़ मरोड़ के पेश करने के हिस्से के चलते राजनीति क्यों कर रहे हैं? वो तो ये कह रहे हैं, आपसे आरोप लगा रहे हैं। कौशल जी जल्दी से। भाई सिर्फ ये समझ लीजिए कि ये लंगड़ा घोड़ा और बारात के घोड़े की बात करें तो इन्होंने लंगड़े घोड़े को अपना लीडर काहे बना रखा है? जब ये खुद कह रहे हैं कि बचपना है, उम्र 55 की, दिल बचपन का है, दिमाग भी बचपन का है, तो काहे ऐसे आदमी को नेता बना रखा है? काहे युवराज को सर पे ढो रही कांग्रेस? क्यों? क्योंकि कांग्रेस के लिए परिवार, कांग्रेस और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के लिए परिवार प्रथम, पार्टी द्वितीय, राष्ट्र और राम तृतीय और उसके लास्ट में है। ये समस्या आती है। इनके लिए राजनीति करना जरूरी है। ये सेना के साथ नहीं खड़े होते हैं। ये सेना के नाम पर भी ऑपरेशन सिंदूर, एक तरफ आप देखिए कि आईएसपीआर और पाकिस्तान पूरा मिल करके बड़ी बड़ी स्क्रीन लगा करके पूरे पाकिस्तान में और इंटरनेशनल फोरम पे ये बताने की कोशिश करा कि पाकिस्तान ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। दूसरी तरफ ये हमारे राहुल गांधी है जिनकी क्लिपिंग और मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं छुटपुट घटना हुई, इसकी क्लिपिंग को लेकर के पाकिस्तान डोजियर पे डोजियर दिया जा रहा है। यूएन में इनके रिकॉर्ड कोट किए जाते हैं, इनके स्टेटमेंट मीडिया में वहां पाकिस्तान में छाए हुए हैं। तो ऐसे लंगड़े घोड़े को काहे कांग्रेस ने अपना समीर जी सवाल खड़ा हो जाता है कि लीडरशिप, कांग्रेस के अंदर एक कंफ्यूजन है और लीडरशिप को लेकर भी सवाल खड़ा होता है। समीर जी देखिए, विजय कौशिक जी कह रहे थे कि राहुल गांधी ने 3 तरह के घोड़ों का जिक्र किया। मुझे लगता है कांग्रेस के अंदर गधे और घोड़ों का ऐसा मतलब मिलावट हो गई है कि राहुल गांधी समझ नहीं पा रहे कि कौन कांग्रेस के अंदर गधे है और कौन घोड़े है। तो मुझे लगता है कि पहले कांग्रेस को ये देखना पड़ेगा कि इनका कौन काम के नेता है, मतलब जो वाकई घोड़े हैं उन्हें इस्तेमाल करे। ठीक है, राहुल गांधी की अपनी राजनीति, अपनी पार्टी को वो जिस तरीके से हाँकना चाहे, वो अपने पार्टी के अंदर लंगड़े घोड़े, बारात के घोड़े और रेस के घोड़े के अंदर वो अगर करते और वाकई रेस के घोड़ों को वो आगे लेकर आते हैं तो उन्हें कई ऐसे बड़े नेता है जिन्होंने मुख्यमंत्री भी उन्होंने क्यों बना दिया था? कि कमलनाथ क्या रेस के घोड़े थे? कमलनाथ तो लंगड़े घोड़े या बारात के घोड़े थे। जो आज राहुल गांधी जो बोल रहे हैं उनका इशारा कमलनाथ की तरफ है, तो कमलनाथ को इस बात का जवाब देना चाहिए। राहुल गांधी ने आज कहा है कि जो भी बारात के घोड़े और जो लंगड़े घोड़े उन्हें बिठा दिया जाएगा। तो क्या कमलनाथ, दिग्विजय सिंह लंगड़े घोड़े और बारात के घोड़े जिन्हें बिठा दिया जाएगा, तो जीतू पटवारी रेस के घोड़े जिन्हें आगे दौड़ाया जाएगा। और कांग्रेस में तो ऐसे बहुत है जो लंगड़े घोड़े। अभी कर्नाटका के अंदर जिस तरीके से 2 घोड़ों के बीच में लड़ाई चल रही है मुख्यमंत्री बनने के लिए, मुख्यमंत्री में, हिमाचल में जिस तरीके से लड़ाई चल रही है प्रदेश अध्यक्ष में और मुख्यमंत्री में, उससे पहले राजस्थान में भी हमने देखी। तो कौन सच में रेस में दौड़ने वाला घोड़ा है और किस पे दांव लगाने की जरूरत है, इसको लेकर कांग्रेस की लीडरशिप को तय करना पड़ा। फिलहाल वक्त इतनी अनुमति दे रहा। आप तीनों मेहमानों को बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस विषय पर विस्तार से बात करने के लिए। और यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक उस पार जब वापस आएंगे तो खबर दिखाएंगे कि भारत की ओर से लगातार डिप्लोमेटिक स्ट्राइक जारी है और किस तरीके से तमाम दल विदेश दौरे पे हैं, कई वापस आ गए हैं। क्या है खबर, विस्तार से नजर छोटे से ब्रेक के बाद। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग आईडी नोट करें।
एसएमएस या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। सीपी ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। वाह, जब जब पशु आहार लेते हो 150 बचा ही लेते हो ना। कोई कमाल नहीं करते हो, उसकी बयात को खतरे में डालते हो, यही करते हो। तभी कहते हैं दिल से खिला, सिर्फ कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। संसद के मानसून सत्र की तारीखें घोषित हो गई हैं। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने इस बात की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि 21 जुलाई से 12 अगस्त तक संसद का मानसून सत्र आयोजित किया जाएगा। 3 महीने से ज़्यादा के अंतराल के बाद संसद के दोनों सदन 21 जुलाई को शुरू होंगे। गौरतलब है कि संसद का बजट सत्र इस साल 31 जनवरी को शुरू हुआ था। दोनों सदनों को 4 अप्रैल को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया था। किरण रिजिजू ने बताया है कि सरकार सदन में संसद की नियमावली के अनुसार किसी भी महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। मॉनसून सेशन का तिथि हमने तय किया है। हम राष्ट्रपति जी को प्रपोजल भेजेंगे समन करने के लिए। 21 जुलाई से 12 अगस्त तक मॉनसून सेशन को चलाने का हमने डेट तय किया है। और हम ये भी कहना चाहता है कि कुछ लोग स्पेशल सेशन के बारे में बात करते हैं, तो इसमें ऐसा है, हर सेशन स्पेशल ही होता है। भारत में जनगणना और जातिगत जनगणना कब होगी, इसकी डेट अब एक तरीके से सामने आ गई है। इस बारे में जानकारी सामने आ गई है और इसकी डेट अब सामने आई है। देश में जनगणना और जाति की गिनती 2 फेज में कराई जाएगी। इसका पहला चरण 1 अक्टूबर 2026 से शुरू होगा, वहीं दूसरे चरण की शुरुआत 1 मार्च 2027 से होगी। पहले फेज में जातिगत जनगणना 4 राज्यों में कराई जाएगी, जिसमें पहाड़ी क्षेत्र उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख और जम्मू कश्मीर शामिल है। और यहां पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा, तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से भरपूर भी होगा। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां। गोल्डी लाई है फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान की पोल खोलने के लिए 7 भारतीय सर्वदलीय मंडल विदेश दौरों पर थे, जिनमें से अधिकांश वापस आ गए हैं, जबकि कुछ अभी भी विदेश दौरे पर हैं। इन सभी दलों ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत के पक्ष को मजबूती से दुनिया के सामने रखा, तो सबूतों के साथ पाकिस्तान की कलई भी खोली। भारत के इस डिप्लोमेटिक प्रयासों को दुनिया भर के तमाम देशों से समर्थन मिला, तो आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई को भी मजबूती मिली है। ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री एवं रक्षा मंत्री इस समय भारत के दौरे पर हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की, तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ भी वार्ता की है। ऑस्ट्रेलियाई उप प्रधानमंत्री ने पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की, तो आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई का समर्थन किया है। भारत और ऑस्ट्रेलिया न सिर्फ द्विपक्षीय संबंधों को तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं, बल्कि दोनों देश कई वैश्विक मंच पर साझेदार हैं और वैश्विक मुद्दों पर साझा रूप से मिलकर आगे बढ़ रहे हैं। पूर्वोत्तर राज्यों में भारी बारिश से उपजे बाढ़ के हालात के बाद अभी भी राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी है।
केंद्र और राज्य सरकार के अलावा तमाम राहत एजेंसियां रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हुए हैं। लाखों की संख्या में लोग बाढ़ और बारिश से प्रभावित हुए हैं, जिसमें जान माल का नुकसान भी हुआ है। इस बीच देश के कई अन्य राज्यों में भी मौसम ने करवट बदली, जिसके बाद कई राज्यों में बारिश से सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ है। मौसम के मिजाज के बदलने की वजह से अलग अलग राज्यों में अलग प्रकार की स्थिति दिखाई पड़ रही है। तो इन्हीं खबरों के साथ न्यूज नाइट के आज के इस अंक में बस इतना है, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी है। नमस्कार। नाड़ी शोधन को